जब तक जिंदा रहिएगा ये सब चलेगा, ये कम मौका मिलता है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे हैं? अच्छा, उनसे कह रहे हैं। अब देखिए, हम लोग चलते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले में। इससे पहला हिस्सा जो हम लोग देखे थे वो था कि ट्रांसपोर्ट करने वाले मटेरियल कौन से, किन्हें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इस सर्कुलेटरी सिस्टम से ले जाते हैं। दूसरा हिस्सा है कि जो ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल है वो तो हो चुका, अब है ट्रांसपोर्ट करने का पाथ, है ना। तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन इज ट्रांसपोर्ट पाथ। ह्यूमन बॉडी में या इनफैक्ट हम लोग एनिमल्स में देखें पहले, एनिमल्स हैव ए सिस्टम, ऐसे कहिए ज्यादा बेटर होगा। एनिमल्स हैव ए सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल। ठीक है, तो एनिमल्स पे इन ट्रांसपोर्ट्स के लिए एक सिस्टम बना हुआ होता है, उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग जनरली कहते हैं। ठीक है, अब इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इसके कवर और अनकवर होने के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं ओपन और एक को कहते हैं क्लोज्ड। तो चूंकि यहाँ पे सर्कुलेशन है ब्लड का, तो हम लोग ज्यादा कंसर्न रहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओवरऑल होता है दो तरह का, ओपन एंड क्लोज्ड। तो अब देखिएगा, इंसेक्ट को अगर आप किल करते हैं और वो फैल जाते हैं, मतलब उसका बॉडी पार्ट्स डिसमेंटल हो जाता है, तो देखिएगा उससे भी ब्लड आता है। बट सरप्राइजिंगली व्हाट, कि उसका ब्लड, यानी जो आर्थ्रोपोड्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ब्लड होते हैं कलरलेस। रीजन क्या है? आर्थ्रोपोड्स के प्लाज्मा में कोई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल नहीं होता, यानी उन्हें कैरी करके ले जाने के लिए स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल नहीं होते। आई मीन व्हाट, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ठीक है, और कुछ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके ये देखेंगे अर्थवर्म्स, है ना, एनालिड्स। तो अर्थवर्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो टर्म्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल्सो टर्म्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पाते हैं ये दो तरह के हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको जिस तरीके से पढ़ना है, उस पढ़ने का मॉडल होगा कि जितने भी सिस्टम्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, है ना, अगर उनमें नर्वस सिस्टम डेवलप कर रहा है एटसेट्रा, एंडोक्राइन सिस्टम अगर है, बॉडी बैलेंस करने के लिए क्या सिस्टम है, तो सब में राइट फ्रॉम द पॉरीफेरा टू द कॉर्डेटा जितने भी 11 फाइलम है, जब उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो उनका एक कंपैरेटिव चार्ट हम लोग को तैयार करना पड़ता है। उसी कंपैरेटिव चार्ट से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। ये इंडिविजुअली आपसे बहुत कम पूछा जाता है, बताइए पॉरीफेरा में कैसा सिस्टम होगा, बताइए इकाइनोडर्माटा में कैसा सिस्टम होगा, बताइए फ्रॉग में कैसे सिस्टम होंगे। उस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम अब धीरे धीरे कम कर दिए गए हैं, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। आपको जो पहली पढ़ना है वो एक कंपैरेटिव बोर्ड में, उसमें ऐसा होता है, इसमें कैसा होता है, उसमें कैसा होता है, और थोड़ा बहुत उसके पीछे थोड़ा हम लोग लॉजिक जानते हैं कि व्हाई इट इज सो। नाउ देखिए, ओपन टाइप वाले में हमारे स्पेसिफिक एग्जांपल हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल में हम लोग आर्थ्रोपोड को रखते हैं, क्योंकि ये ब्लड कैरी करते हैं और इनके
ब्लड वेसल्स नहीं होते, ये बॉडी में पूरी तरीके से सर्कुलेट करते हैं, ये ओपन वेसल्स में एक्चुअली सर्कुलेट करता है। ओपन वेसल कहने का मतलब हो गया जैसे तीन तरफ से घिरा हुआ, एक तरफ से ओपन, ठीक है। तो उसके लिए एक बाइफर्केशन तो है, लेकिन अप साइड कवर नहीं होने के कारण वो हम लोग उसको ओपन कहते हैं। तो ऐसे एरियाज को जहां से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और वो तीन तरफ से गिरा है, चौथे तरफ से ओपन है, उसे हम लोग कहते हैं साइनस। यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के फ्लो करने का पाथ क्या होगा? थ्रू द साइनस। दे हैव sinuses through which their blood flow. और क्लोज टाइम में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल लाइक अर्थवर्म्स यानी एनेलिड्स, कॉर्डेट्स, उसमें हमारे पास ह्यूमन है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग भी है, फ्रॉग भी आगे देखेंगे, उसमें भी आपको मिलेंगे। अब है क्या, ये तो ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल जब ब्लड है तब ना। बहुत सारे ऐसे फाइलम हैं जैसे पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा एंड दैट ऑफ इकाइनोडर्माटा। ये चार फाइलम ऐसे हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, सो दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। यहां कमेंट में डाल दीजिए पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस जिन्हें कहते हैं, सिलेंटेराटा या इन्हें निडेरिया भी कहते हैं, एंड टीनोफोरा इन्हें कोम जेली कहते हैं, और इसके साथ इकाइनोडर्माटा जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार फिश से, स्टार फिशेस। तो ये चार ऐसे फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के जिनमें आपको मिलेंगे कि इनमें ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। सो कमेंट्स में हम लोग ये डाले, ये चार फाइलम डाले, दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम के ये ज्यादा बेटर टर्म है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एंड दीज हैव ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। यहां तक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल ब्लड और लिम्फ, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। अब आएंगे इनके ट्रांसपोर्ट होने के पाथवे पर, इसीलिए इंट्रोडक्शन में हम लोग इसके, है ना, पाथवे को थोड़ा डिस्कस किए। कौन सा बोलिए? ये आर्थ्रोपोड है, ये अर्थवर्म। हाँ, स्पेसिफिक एग्जांपल लाइक अर्थवर्म, एनेलिड्स, कॉर्डेट्स, इसमें स्पेशली हम लोग कंसर्न है ह्यूमन से। और एक और एनिमल आपको पढ़ना है, वो है फ्रॉग, तो वो भी डाल दीजिए, FROG। रिड्यूस सिलेबस में फ्रॉग रखा है। जो पहले था हमारे पास वो पढ़ने के लिए अर्थवर्म था, फ्रॉग था एंड कॉकरोच थे, यानी एक एनेलिड, एक आर्थ्रोपोड
और एक था कॉर्डेट, एम्फीबिया। एक्चुअली कॉर्डेट में एम्फीबिया आता है। ऊपर का हो चुका होगा, इसको रब करते हैं। टेक्स टाइम। फ्रॉग। हम बस अपने लिए बैकग्राउंड बना रहे हैं कि हमको बोलना क्या है। कई बार ऐसा होता है, एग्जेम्पलीफाई करने में हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, स्टार फिशेस रिप्रेजेंट करते हैं इकाइनोडर्म्स को। इकाइनोडर्माटा जो फाइलम है ना, उसे रिप्रेजेंट करता है स्टारफिश। इसके सारे एनिमल जो है वो देखिएगा पेंटामेरिक होते हैं। कहने का मतलब उनके 5 आर्म्स होंगे या 5 के क्या कहते हैं उसको, मल्टीपल में। जैसे 5 आर्म्स होंगे, 10 आर्म्स होंगे, 15 आर्म्स होंगे। ऐसे ऐसे नहीं होगा 5 हो गया, किसी में 6 है, किसी में 8 है, नॉट लाइक दैट। इसीलिए उनका सिमेट्री जो है वो पेंटामेरिक सिमेट्री कहलाता है। जब भी आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम को, उसमें 6-7 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके लिए हम लोग को सबके बीच में कंपैरिजन करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरुआत के एनिमल्स में खासकर पॉरीफेरा में आपको मिलेगा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इवन टिश्यू भी नहीं बनता। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा है, ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे, उसमें आएगा प्लेटिहेल्मिन्थस, वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे एनिमल आगे बढ़ता है, डेवलप होता है, आगे के फाइलम्स आते हैं, उनमें आपको मिलेंगे कि टिश्यू सिस्टम, I mean not tissue system, organ system level of organization, and that is the zenith, that is the peak of development of. So ये हिस्सा मिटा दें। सबसे इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट टोटल जूलॉजी को समझने के लिए आपका सबसे अच्छा तरीका है, आप क्लासिफिकेशन यानी जो चैप्टर 4 है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल किंगडम, उसको अच्छे से पढ़िए। आपको सारे एनिमल्स के बारे में बेसिक समझ में आ जाएगा। हाँ वही कह रहे हैं। देखिएगा, जो भी स्पेशलाइज स्टडी करते हैं एनिमल का या प्लांट का, जैसे आगे चल के ग्रेजुएशन में बॉटनी या जूलॉजी जो लेते हैं बेसिक साइंस में, तो उसका अहम हिस्सा होता है उसका बायोडाइवर्सिटी जानना, यानी उसका क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी प्लांट्स में और एनिमल में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एनीवे, अब देखिए हमारे पास 3 ट्रांसपोर्टेबल पाथवेज हैं, एक है आर्टरी, एक है वेन और एक है लिम्फ। तीनों को साइमल्टेनियसली हम लोग लेकर चलते हैं। इनमें जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो भी, और इनमें जो डिफरेंसेस होंगे वो भी। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा, एक चार्ट में रहेगा, और दूसरी चीज है अगर हम लोग उसमें कंपैरिजन करना चाहें, यानी सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों यहां से देख सकते हैं। तो इस तरफ हम लोग एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं, यानी किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंसेस या सिमिलरिटी देखेंगे। एट्रीब्यूट्स नंबर 1, ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल। इसका होता है ब्लड, इसका भी ब्लड, और इसके लिए लिम्फ।
नंबर 2, ओरिजिनेट्स फ्रॉम शुरुआत कहां से करता है? आर्टरी शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, और फिर आगे चल के वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड होते रहते हैं। वेन ये शुरू करते हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट से शुरू होते हैं, और लिम्फ ये भी फ्रॉम द टिश्यूज, क्योंकि उन तक जो फ्लूइड आएगा वो ये लेकर आगे बढ़ेंगे। एंड सेट कहां जाके खत्म होंगे? आर्टरी टुवर्ड्स द ऑर्गेन्स, और ये जाके एंड करता है एट द एट्रिया। तो हार्ट में दो तरह के कैविटी होते हैं, बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। हार्ट में दो तरह के कैविटीज होते हैं, एक है वेंट्रिकल और एक है एट्रिया। तो एट्रिया ब्लड रिसीव करता है, और रिसीव करने के लिए उसके पास ओपनिंग होता है, किसके लिए? तो वेन्स के लिए। और हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो किससे? तो वेंट्रिकल से, और उसके लिए इसके पास ओपनिंग है इन द फॉर्म ऑफ आर्टरी। नाउ लिम्फ वेसल्स, है ना, लिम्फ वेसल कहां जाके एंड करते हैं? एट द वेन्स। तो जैसे नदियां होती हैं, बड़ी नदियों में आके छोटी नदियां मिलती हैं, उसी तरीके से बड़ी नदी के रूप में आपके पास वेन है ना, और छोटी नदी के रूप में आपके पास लिम्फ है। आई मीन लिम्फ वेसल, नॉट द लिम्फ, लिम्फ वेसल। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ द वॉल, कैसे होते हैं, मोटे हैं, पतले हैं इनके दीवारें? तो देखिए, आर्टरी के जो वॉल हैं ये थिक होते हैं, एनीवे आर्टरी के जो वॉल हैं वो कंपैरेटिवली थिक होते हैं, थिकर इन नेचर, ड्यू टू गुड मास ऑफ मसल एट द वॉल। इसका मतलब है आर्टरीज के वॉल पे अच्छी खासी मोटाई में मसल होते हैं, जो कि पंप करने में, ब्लड को पंप करके आगे ले जाने में मदद करते हैं। और जो वेन्स हैं इनके वॉल थिनर होते हैं, थिनर इन नेचर, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ मसल। इसलिए वेन के थ्रू ब्लड को फ्लो करने में थोड़ी दिक्कतें आती है, और इसके लिए उसे अरेंजमेंट करना पड़ता है ताकि आगे बढ़ा हुआ ब्लड पीछे भाग न जाए, और उसके लिए रखना होता है वाल्व्स। जैसे आप साइकिल में या बाइक में या कार के टायर में जब एयर पंप करते हैं, तो उसमें देखिएगा एक वाल्व के थ्रू एयर अंदर जाता है, क्योंकि जैसे ही दबाव पड़ेगा एयर भागने का कोशिश करेगा, इट हैज टू बी स्टॉप्ड। तो उसे भागने के लिए जिस एरिया से रोकते हैं वो है वाल्व ट्यूब, है ना। तो उस ट्यूब पे जिससे एयर अंदर जा रहा है वहां पे एक वाल्व लगा होता है, वो वन वे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर के लिए रहता है, अंदर आ सकता है एयर लेकिन भाग नहीं सकता बाहर। तो उसी तरीके से इसमें भी वाल्व्स का अरेंजमेंट किया जाता है
ताकि आए हुए ब्लड पीछे की ओर लौट न जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये पंप धीमे कर रहा है, ऊपर से ब्लड अगर पीछे लौटने लगा तो हार्ट में ब्लड को पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. एनीवे, नाउ अबाउट द लिम्फ वेसल्स, मोर थिनर. Comparatively, muscle mass is almost absent. यानी इनके दीवारों की मोटाई पता चल गई. अब है क्या, क्या ये सपोर्टेड रहते हैं वाल्व से? वाल्व्स प्रेजेंट और नॉट? तो देखिएगा, जो आर्टरी है, हाईलाइट करने में बनेगा, आर्टरी जो है इनमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं. वाल्व का यहां पे कहां दिक्कत हो गया, गलत लिखा गया, ज्यादा लिख लिए. एनीवे, यहां देखिए, इसके वाल्व में, इसमें वाल्व की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि वो वन डायरेक्शनल फ्लो करा सके. ये ऑलरेडी काफी मस्कुलर है आर्टरी, और ये काफी फोर्सफुली ब्लड को आगे की ओर भेज रहे हैं, इसीलिए इसमें वाल्व्स के रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो दिस इज द रीजन व्हाई आप आर्टरी के वॉल पे वाल्व्स एब्सेंट पाएंगे. लेकिन वेन में मस्कुलर मास कम है, इसलिए बैक फ्लो होने के चांसेस अधिक है. और दूसरी चीज है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को लेकर आ रहा है. आर्टरीज ऊपर से नीचे तक ब्लड सप्लाई कर रहा है ना, तो ऐसे ही उसे ग्रेविटी का सपोर्ट हासिल है. कोई भी चीज है ऊपर से नीचे ही जाएगा, नीचे से ऊपर तो आएगा नहीं. और दूसरा, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके वॉल पे मसल्स हैं, तो वो भी ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराने में मदद कर रहे हैं. लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर आना होता है, उस समय अगर मस्कुलर कंटेंट कम है तो ब्लड फ्लो का रेट क्या हो जाएगा, कम. तो ऐसी स्थिति में जो आ रहा है ब्लड, वो ऊपर आने के बजाय रुकने का कोशिश करेगा. तो क्या होगा, वहां पे बिल्डअप होगा, तो वैसी स्थिति में बैक फ्लो हो सकता है ना. तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें वाल्व होते हैं, ताकि जो ब्लड एक बार आगे बढ़ गया पलट के पीछे नहीं जाए. और इसी माध्यम से धीरे 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 करते करते एंटायर ब्लड फिर से वापस हार्ट में पहुंच जाता. नाउ अबाउट द लिम्फ vessel. Now the vein, they have present, किनके रेस्पेक्ट पे देख रहे हैं, valves. तो valves are absent in artery, present in the veins and present in the lymph vessels. तो lymph vessels में और ज्यादा valve की रिक्वायरमेंट है. ऊपर का हो चुका, सावधान, आप कैमरे की नजर में है ना. आप लोग शायद क्लासरूम को ध्यान से देखे नहीं है. इसमें एक मैसेज भी लिखा हुआ है, चिपकाया हुआ राइट हैंड साइड की दीवार पे, मोबाइल यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द क्लासेस. जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिए. एक देखिए मैसेज ऊपर चिपकाया हुआ है, मोबाइल यूसेज ड्यूरिंग द क्लासेस मना किया हुआ है, प्रोहिबिटेड है. वहां देखिए, हाँ, तो ये हल्का हो गया है, वहां गाढ़ा है, उसको देख लीजिए हम. चलिए अब इधर देखिए, नंबर 6. ये जो आर्टरी, वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स हैं, ये अपने ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल को पंप कैसे करते हैं?
पंपिंग मेथड और प्रोग्रेस ऑफ बॉडी फ्लूइड न्यूट्रल टर्म है। अब लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ही देख रहे हैं ना, तो बॉडी फ्लूइड मूव कैसे करते हैं आर्टरी में? बाय द हेल्प ऑफ मसल और वॉल। इसके वॉल पे बात नहीं, इसके वॉल पे जो मसल्स हैं उनके मदद से आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है। इसमें भी वही डू, इसके भी जो मसल्स हैं वही ब्लड को आगे फ्लो कराने में मदद करते हैं। लिम्फ वेसल्स में जो लिम्फ फ्लो करता है बाय द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसलिए एक बार फिर कहते हैं पहले भी कि देखिएगा, जब हम लंबे समय तक सोकर उठते हैं तो लगता है चेहरा फुला हुआ है। रीजन क्या है? हमने अपने फेस को ज्यादा मूव नहीं कराया, बात नहीं किए, इधर उधर गर्दन नहीं हिलाए, तो लिम्फ यहाँ पे स्टे कर गया लंबे समय तक। तो अगल बगल के है ना जो ओपन एरियाज हैं वहां पे वो लंबे समय तक डिपॉजिट होने के कारण वो स्वॉलन लगता है। डू मतलब सेम टू सेम, जो यहां है, जो मैकेनिज्म यहां है वही मैकेनिज्म यहां भी है। अब इसमें एक लास्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन वो है ऑक्सीजन कंटेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। तो आर्टेरियल ब्लड में इन आर्टेरियल ब्लड बात नहीं, ऑक्सीजन कंटेंट इज हाई। ऑक्सीजन कंटेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेटस क्या है इनमें। तो आर्टरी से जो फ्लो कर रहा है वो ब्लड है ना। तो कहा गया है यहां जो आर्टेरियल ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, हाई होता है। सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी आर्टरी से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो कम ही होगा। CO2 कंटेंट लेस। और वेन में जस्ट रिवर्स टू दैट ऑफ आर्टेरियल ब्लड। जो आर्टेरियल ब्लड है ठीक उसका उल्टा कंडीशन रहता है वेनस ब्लड में। यानी यहां क्या होगा, यहां ऑक्सीजन ज्यादा था तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, यहां कार्बन डाइऑक्साइड कम था तो यहां ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, और यही वजह है चूंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है, आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वेन से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसे हम लोग इसी कारण से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। सो the blood flowing through veins is called
deoxygenated blood. What about lymph vessel? लिम्फ वेसल में लिम्फ इसीलिए फ्लो करते हैं, यानी लिम्फ का ओरिजिन ही इसलिए हुआ ताकि वो उन एरियाज में, उन सेल्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाए जहां पर ब्लड डायरेक्ट नहीं जाता। तो ऑफ कोर्स लिम्फ में कैसा ब्लड फ्लो करेगा, आई मीन कैसा मटेरियल फ्लो करेगा, ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजन डेफिसिट? ऑक्सीजन रिच। ऑक्सीजन इज कंपैरेटिवली हायर। इस तरीके से आप तीनों के बीच में डायरेक्ट एक कंपैरिजन जिसमें डिफरेंसेस और कॉमन पॉइंट दोनों आप देख सकते। तीनों क्या है? फ्लो करने के रास्ते। एंटायर बॉडी में इनके, है ना, ब्रांचेस हैं, ये फैले हुए हैं, ये सब इनके बीच में सिमिलैरिटीज है, लेकिन जहां जहां डिफरेंसेस है वो आप इसमें देख सकते। हो गया? कोई खास नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग को मेन अब टारगेट करना है जो हमारा सर्कुलेटरी पाथवे है वो, और हमारा सर्कुलेटरी पाथवे को कंट्रोल करने वाला पंप यानी कि हार्ट। तो पहले भी बताएं, देखिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल, है ना, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट पाथवे, और तीसरा है पंप। पंप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये है हार्ट। मस्कुलर इन नेचर, made of cardiac muscle, human heart is myogenic, यही ब्रैकेट में डाल दे, while arthropod heart, as for example cockroach, has neurogenic nature। यहां फिर डील करें, मायोजेनिक मतलब हुआ कैपेसिटी टू जेनरेट कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल ऑन इट्स ओन, ये स्वयं अपने कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल जनरेट करता है। जबकि न्यूरोजेनिक मतलब हो गया डिपेंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल ऑन ब्रेन। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन हार्ट को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, करता है, लेकिन वो केवल और केवल उसके बीटिंग रेट को, हार्ट बीट रेट को बढ़ा या घटा सकता है। नाइदर इट कैन स्टॉप नॉट नॉर इट कैन इनिशिएट इट्स कॉन्ट्रैक्शन। और सबसे खास बात, इट इज द फर्स्ट ऑर्गन to develop in our body, starts working
before our birth and dies with our death. So it is the longest serving organ in our body. इतना लंबा काम करने वाला दूसरा कोई ऑर्गन हमारे बॉडी में नहीं है. न्यूरोजेनिक मतलब यहां लिखा हुआ है, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल के लिए ब्रेन के ऊपर. मतलब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा, इसको ऑर्डर देगा ब्रेन. और मायोजेनिक मतलब हुआ इसे ब्रेन से ऑर्डर लेने का जरूरत नहीं है, अगर ब्रेन निकाल भी दिया जाए तो भी हार्ट पंप करता रहे. ये कहने का मतलब है. इसीलिए देखिएगा बहुत बार ब्रेन डेड पेशेंट्स जो होते हैं, जो कोमा में चले गए, जिनके ब्रेन कंपैरेटिव फंक्शन नहीं कर रहे, फिर भी उनका हार्ट काम करता है. देयर इज अ ब्लड सर्कुलेशन इन देम बिकॉज ऑफ हार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल ओवर द ब्रेन. यानी ब्रेन के ऊपर इसके कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल के लिए डिपेंडेंसी नहीं है. राइट. तो इसलिए यहां लिखते हैं सो इट इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग organ in our body. This is the reason. And this way we can introduce the heart of human. तो ये थोड़ा आप में इंटरेस्ट जनरेट करेगा जरूर. आर्टरीज और वेन्स के बारे में तो बहुत पढ़े हैं, सुने भी हैं. कितने लोग आर्टरीज और वेन्स के बारे में अच्छे से जानते हैं? ठीक ठाक. एक आध सवाल का जवाब दे सके ऐसा कोई आगे नहीं आएंगे. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाला वेन और डीऑक्सीजनेटेड कैरी करने वाला हमारा आर्टरी, उसी में जस्ट रिवर्स होता है. ठीक है. तब देखेंगे रफ बाउंड्री ऑफ हार्ट. अगर हम लोग देखें पहले रफ बाउंड्री दी है, इसीलिए ये अभी समझना है, तुरंत बनाने का जरूरत नहीं है. अब देखिए ह्यूमन हार्ट को हम लोग इसका एक और चीज इसमें जोड़ सकते हैं, ओरिजिन फ्रॉम मेसोडर्म. चूंकि ये एक मसल है इसलिए मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं. अब देखिए रफ बाउंड्री है, यहां जो बताना चाह रहे हैं वो देखिए, इसके 3 हिस्से हैं, यानी इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. यह है आउटर
पार्ट, यहां से यहां तक ये आउटर पार्ट है। पहले इधर ध्यान दीजिए, ये मिडिल पार्ट और इस तरफ का अंदर के जितने भी कैविटीज हैं वो इनर पार्ट। बीच में आपको एक कैविटी और आप कह सकते हैं एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस मिलता है। इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरी यानी पेरिफेरी, आउटसाइड, और ये कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी, कैविटी कहलाता है पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियम जिसे हम लोग कह रहे हैं, है ना। ये कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ऐसा है, हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करता है, तो जिस सरफेस के साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा वहां पर, जैसे मान लेते हैं ये आउटर सरफेस है और यहाँ पे हार्ट ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड कर रहा है, तो जब इस तरीके से जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इससे थोड़ा दूर जा रहा है, लेकिन जब एक्सपैंड करेगा इसके वॉल से टकराएगा, तो ड्यूरिंग दैट इंपैक्ट इस पे फ्रिक्शन होगा एंड द हार्ट मसल कैन गेट डैमेज्ड। ये टूट सकते हैं पंप करने के दौरान। जो फैलेगा फिर पंप करेगा ना, फैलेगा फिर पंप करेगा, उस दौरान क्या होगा, ये फ्रिक्शन इसको मिल सकता है और इस वजह से इसके वॉल डैमेज हो सकते हैं। तो वहां पे फ्रिक्शन लेस सरफेस बनाने के लिए इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो कि डुअल पर्पस सॉल्व करता है। एक अगल बगल के सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसमें से जो वेस्ट जनरेट होंगे उन्हें बाहर लेकर आता है, और तो और एक लुब्रिकेटिंग सरफेस की तरह भी वो रहता है ताकि वहां पे जो भी डैमेज हो इमीडिएट उसको रिपेयर करने का कोशिश की। अमूमन तो डैमेज होने ही नहीं देता, अगर होता है तो उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसीलिए उसे एक, है ना, फ्लूइड का सपोर्ट रहता है। मेसोडर्म एक्चुअली है क्या, जब हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट मल्टीप्लाई करता है बहुत सारे सेल्स में, अभी वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हम 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। बाहरी वाला पार्ट बाहरी ऑर्गन के सरफेस या सरफेस को या ऑर्गन्स को बनाएगा, मिडिल वाला पार्ट मिडिल वाले ऑर्गन्स को बनाएगा, और इनर वाला पार्ट इनर ऑर्गन्स को बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बाहरी लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, 3 लेयर में सेल्स अरेंज हो गए, बाहरी लेयर ऑफ सेल को कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के सेल्स। ठीक, मिडिल लेयर वाले सेल्स हो गए मेसोडर्म के सेल्स, और इनर लेयर के सेल्स हो गए एंडोडर्म के सेल्स। तो वहां से ये टर्म मेसोडर्म आया, यानी मिडिल लेयर ऑफ सेल्स जो है उनमें से हार्ट बनता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस। अभी मिडिल पार्ट जो है इस हार्ट का, ये कहलाता है मायोकार्डियम। ये दरअसल कॉन्ट्रैक्टिंग टिश्यू है, या आप कह सकते हैं जो कार्डियक मसल है, एक्चुअली वो यहां पर पूरी तरीके से प्रेजेंट है। आउटर पार्ट जो है ये फाइब्रस एंड एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, और इनर पार्ट ये एपिथेलियम। इस तरीके से हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में
अलग अलग टिश्यूज के थोड़े थोड़े पोर्शंस पाए जाते हैं। मेजॉरिटी में ये बना हुआ है कार्डियक मसल का, इसीलिए इसे हम लोग एक मस्कुलर टिश्यू के रूप में जानते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हटा दें, ये हो चुका। अब यहां ध्यान दीजिए, जो कॉर्डेट्स हैं, और कॉर्डेट्स में वो जिनके पास जॉ हैं, जबड़े हैं, है ना। कॉर्डेट्स दो तरह के हैं, जॉलेस एंड विद जॉ। तो विद जॉ, जबड़े वाले जो कॉर्डेट्स हैं, उनको फिर आगे चल के हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, कि पाइसेस और दूसरे हैं टेट्रोपोड्स। तो पाइसेस जो है कन्फाइंड टू वाटर रहते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट पे, और इनके पास पूरा यानी पैर नहीं होते। और ये टेट्रापोड्स, इनके चार पैर होते हैं। और फिर इनमें सब डिवीजन आता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड द मैमल्स। तो आप कहिएगा एव्स में चार पैर कहां दिखता है? दो तो दिखता है और दो विंग बन गए। तो अगर विंग एनाटॉमी आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा ह्यूमेरस एंड अल्नर रेडियस, उसमें मिलता है जैसे हमारे हाथों में होता है। ह्यूमेरस एंड अल्नर रेडियस, ये बोन्स है हाथ के। ह्यूमेरस यहां हो गया, अल्नर रेडियस यहां रहता है। उसी तरह से पैर में ये हो गया फीमर, और नीचे के तरफ घुटने के नीचे टिबिया फिबुला। उसके बाद फाइलेंजेस वगैरह, ये हाँ, तो यहाँ टिबिया फिबुला, फिबुला एंड फिबुला, TIBIA, टिबिया, नॉट ट्रिबिया। आप लोग अभी भी उसको कहते हैं, नहीं नहीं, उसके लिए टर्म है, सोशल मीडिया एडिक्टेड है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें जो मेन हमको दिखाना है वो देखिए, ये एक चेंबर का हिस्सा, और ये यानी ये फर्स्ट चेंबर्स, और ये सेकंड चेंबर्स, यानी ये ऊपर के चेंबर्स और ये नीचे के चेंबर्स। इसीलिए बोले थे अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसको पहले समझिए, उसके बाद आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ऊपर के दो जो चेंबर्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अट्रिया। ये ह्यूमन हार्ट के बारे में बता रहे हैं। ह्यूमन हार्ट में ऊपर के दो चेंबर्स हैं वो अट्रिया, और नीचे के दो चेंबर्स हैं वो है वेंट्रिकल्स। ठीक है।
अब यहां से इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे, फिश हार्ट में 1 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल, इसलिए फिश के हार्ट में कितने चैम्बर हो गए? 2 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबिया के केस में 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल। ये हम अपने से एक्स्ट्रा कुछ बता नहीं रहे, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो वहां दिक्कत आएगी। अब यहां देखिए, इसमें 2 आर्टरिया है और 1 वेंट्रिकल, कुल मिलाकर कितने हो गए? 3 चैम्बर्स, यानी ये होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट। आपको पहले ही बता चुके हैं, हम लोग को मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है कंपैरेटिव में। बाद में स्पेशलाइज स्टडी तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन कंपैरिजन भी देखना है। रेप्टिलियन हार्ट ये थोड़ा सा स्पेशल है, मोस्टली, ज्यादातर करके, मोस्टली हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। एक्चुअली इसे 3 चैम्बर कहना थोड़ा गलत होगा, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट कहना चाहिए। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, रीजन क्या है? इसके 2 आर्टरिया सेपरेट होता है, ये तो एम्फीबिया में ही सेपरेट हो गया। वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल तो बनते हैं लेकिन कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते, उनके बीच में ओपनिंग रह जाता है। इसीलिए उसमें क्या होता है, फ्रेश और इम्प्योर, मतलब इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्सिंग होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम। तो इसीलिए रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड जो हार्ट है, इसे आप मॉडिफाई करके कह सकते हैं इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इनकम्प्लीट है तो 3 ही हुआ ना, इसीलिए इसको 3 चैम्बर्ड हार्ट के रूप में भी जाना जाता है। जैसे आप देखिएगा एनसीईआरटी वो लिखता है इसके बारे में, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में ये इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ये सब एनसीईआरटी की बात है, हम अलग से कुछ भी नहीं जोड़ रहे। अब देखिए एक्सेप्शन में क्या है, क्रोकोडाइल्स हैव कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये एक्सेप्शन है, और ये रेप्टाइल है और इसके पास कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। रहा सवाल बर्ड और मैमल्स का, 2 आर्टरिया प्लस 2 वेंट्रिकल्स, इसलिए ये होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले। जरूरी है, लेकिन पहले बेसिक्स तो ले लें, तब तो जाके एनिमेशन को फील करेंगे, अच्छा ये बताया गया था, ये ऐसे होता है। और नहीं तो आपको लगेगा ये जैसे एक फिल्म चल रहा है, देखे खूब अच्छा लगा, उसके बाद घर जाके भूल गए। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट एनिमेशन यू मस्ट बी फीलिंग व्हाट इज इट, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। सारा चीज अंडर प्रोसेस है, एक दिन में तो दुनिया नहीं बदलती, धीरे धीरे होगा। तो फिलहाल इस पे कंसंट्रेट कीजिए। तो हमारे पास ये कंपेयर करने के लिए है कॉर्डेट्स
और अल्टीमेटली ह्यूमन पे आते हैं। ह्यूमन के हार्ट को हम लोग इस तरीके से देखते हैं, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। अब देखिए, हम जब हार्ट की स्टडी करते हैं और उसका जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जनरली क्या होता है, जो राइट साइड में ड्रॉ कर रहे हैं उसे हम लेफ्ट बुलाते हैं, और लेफ्ट साइड में जो ड्रॉ करते हैं उसको राइट बुलाते हैं। क्योंकि अगर हार्ट को, है ना, उसके राइट साइड को हम जब रखेंगे, ये जस्ट लाइक मिरर हो जाता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज कैसा दिखता है, जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, और आपका जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है। ठीक उसी तरह से हार्ट भी, जो आप इसको देख रहे होते हैं, इसका जो एक्चुअल लेफ्ट है वो आपके राइट साइड में नजर आता है, और जो इसका राइट है वो आपको लेफ्ट में नजर आता है। इसीलिए हमारा राइट है, पर ये हार्ट का क्या है, लेफ्ट, और ये हमारा लेफ्ट है, ये हो जाएंगे इसके लिए राइट। तो इस साइड का दोनों आर्टरिया वेंट्रिकल राइट साइड का, और इस तरफ का दोनों आर्टरिया वेंट्रिकल लेफ्ट साइड। ये हो चुका चार्ट। चार्ट हो गया। सीधा बैठिए। अब एक्चुअल डायग्राम। पहले ह्यूमन वाला देखिए, उसके बाद देखा जाएगा।
पहले यहां तक ड्रॉ कीजिए। जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक बनेगा नहीं, और जब तक इसके पार्ट्स को आप जानेंगे नहीं तब तक इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्या चीज? पहले ये बना लीजिए, उसके बाद इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर एक के अपने नाम हैं, और फ्री पेज में बनाइएगा, ऐसा नहीं कि आधा लिखा हुआ है उस पे, इसलिए नेमिंग करते समय आपको दिक्कत हो जाएगा। ये कंपैरेटिवली बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए, ये कंपैरेटिवली काफी सिंपलेस्ट डायग्राम है ना। आप एनसीईआरटी बुक का जो मेन डायग्राम है उसको देखेंगे, वो कंपैरेटिवली ड्रॉ करना थोड़ा दिक्कत वाला है, तो ये थोड़ा आसान है, इसलिए इसमें अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो काफी सारी चीज जान जाएंगे। शुरुआत करेंगे इस हिस्से से, और इसको थोड़ा इंक्लाइंड करके ट्रायंगुलर बनाएंगे, यही मेन शेप देता है हर्ट को। थोड़ा ट्रायंगुलर शेप होता है ना, और एक साइड की तरफ थोड़ा बेंड होता है। हो गया? ठीक से ड्रॉ कीजिए, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। अब यहां ध्यान दीजिए, ये हमारे लेफ्ट साइड में है तो ये राइट पार्ट है, और ये हमारे राइट साइड में तो लेफ्ट पार्ट है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं राइट आर्ट्रिया। RA स्टैंड्स फॉर राइट एट्रिया, और ये LA यानी लेफ्ट एट्रिया। और इसी तरह से ये R भी, और ये है LV,
RV हो गया राइट वेंट्रिकल और LV है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिएगा राइट अट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व रहता है, ठीक है। ब्लड फ्लो बड़े आसानी से इसमें इनिशियल स्टेज में होता है, लेटर ऑन जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि वेंट्रिकल में आया हुआ ब्लड लौट कर अट्रिया की तरफ न चला जाए। तो यहां पे जो वाल्व दिखाई देता है, दिस वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड वाल्व। और उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट अट्रिया के बीच में भी एक वाल्व होता है, इसे कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व। कास्पिड, कस्प मतलब होता है फोल्ड, तो ये 2 फोल्ड वाला वाल्व है और ये 3 फोल्ड वाला वाल्व है, ठीक है। फोल्ड ऑफ मसल्स रहते हैं, ब्लड के फ्लो को रोकता है जब वेंट्रिकल में आ गया और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये पलट के हार्ट में ना, ये आर्टरिया में ना चला जाए, उसको स्टॉप करने के लिए होता है। ये जब लॉक हो गया तब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसमें से ब्लड पलट के इधर नहीं जाएगा, बल्कि इसका जो पाथवे है जिधर इसे जाना है उस तरफ जाएगा। तो वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल रहा होता है तो किस में जाता है? आर्टरी में। तो ये अपने रेस्पेक्टिव आर्टरीज पे चले जाएं, ये लौट कर अपने अट्रिया में ना जाए, इसीलिए यहाँ पे ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व्स होते हैं। अब एक चीज और है, बाइकास्पिड वाल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, ये भी याद रखेंगे। अब है क्या, ये जो वाल्व्स हैं इन्हें सपोर्ट किया हुआ रहता है कुछ, है ना, फाइब्रस प्रोटीन से, इस तरह से रहते हैं और इन्हें कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व को ओपन ऑन क्लोज होने में। यहां तक हो गया? वो आगे देखेंगे, राइट अट्रिया में जो ब्लड जिससे आता है वो है वेना कावा से। वेना कावा। और ये वाला जो है ये है सुपीरियर, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है इंफीरियर। BC फॉर वेना कावा, BC फॉर वेना कावा। तो अगर हम लोग इंडिकेट करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लैक से, तो ब्लड इससे होते हुए राइट अट्रिया में आता है, ठीक है। ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी पार्ट से होते हुए सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ड्रेन कर रहा है, किसमें? राइट अट्रिया में। अब इस तरफ देखिए, ये लेफ्ट अट्रिया, इसमें जो ब्लड आएगा वो है फ्रेश ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हम लोग रेड से दिखाते हैं प्योर ब्लड के यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को।
जिनसे लेफ्ट आर्टरिया में ब्लड आएगा वो है पल्मोनरी वेन, जिसके बारे में अभी आप लोग बताए। तो ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट लंग से होते हुए आ रहे हैं, ये पल्मोनरी वेन लेफ्ट हो गए, और ये दोनों पल्मोनरी वेन राइट हो गए, ये राइट लंग से होते हुए आ रहे हैं। अब देखिए लेफ्ट आर्टरिया में जो ब्लड आया वो किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट का बता रहे हैं, राइट आर्टरिया में जो ब्लड आया वो आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद ये इससे बाहर निकलना चाहेगा तो वहां आपको जो मिलेगा वो है पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी आगे चल के दो हिस्से में बटेगा, ये हो गया लेफ्ट, ये लेफ्ट लंग की ओर जा रहा है, और ये है पल्मोनरी आर्टरी राइट, आर फॉर राइट। तो इससे कैसा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां बाइफर्केट हुआ, चूंकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई है इसीलिए इससे बाहर निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी आप बताएं कि पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, दिस इज द रीजन। ठीक है, अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी का माउथ जो है इसमें भी वाल्व होते हैं, और ये तीन वाल्व हैं अर्धचंद्राकार, इसीलिए इन्हें सेमिलुनर वाल्व्स कहते हैं। ये हैं सेमिल्यूनर वाल्व्स, और ये तीन होते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे निकला, लंग्स की ओर गया। अब इधर वापस आइए, लंग्स से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो किस में? तो लेफ्ट आर्टरिया में, और लेफ्ट आर्टरिया से होते हुए आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर इससे ये बाहर निकलना चाहेगा और जाएगा किस में? तो एओर्टा में, दिस इज एओर्टा। और एओर्टा में भी ओपनिंग जो है वो तीन सेमिलुनर वाल्व से गार्डेड होते हैं। यहां आपको, हमको पता नहीं चल रहा है कि आप लोग को हंसी किस बात पे आ रही है। तो ये ड्राइंग नहीं है, डायग्राम है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। तो यहां आपको हार्ट से बाहर निकलने के लिए जो आर्टरीज हैं उनमें जो वाल्व्स लगे हुए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सेमिलुनर वाल्व्स, क्योंकि ये अर्धचंद्राकार होते हैं, हाफ मून की तरह, और दोनों पे देखेंगे तीन तीन सेमिलुनर वाल्व्स लगे हुए रहते हैं। यहां आप जो देख रहे हैं ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व्स, उनको और सेमिलुनर वाल्व्स दोनों के पोजीशन में थोड़ा, यानी उनके एक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये जो ट्राइकास्पिड यानी कास्पिड वाल्व्स हैं, ट्राई हो चाहे बाई हो, ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहते हैं और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय ये बंद हो जाते हैं। लेकिन सेमिलुनर वाल्व्स
नॉर्मल कंडीशन में ये लॉक रहते हैं, बंद रहते हैं, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय, आई मीन वेंट्रिकल एक्चुअली कहना चाहिए, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के समय ये सेमिलुनर वाल्व्स खुलते हैं। तो दोनों में, हाँ नहीं, उसके पहले ये बंद रहते हैं। यही दोनों के नॉर्मल पोजीशनिंग में अंतर है। कास्पिड वाल्व्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय बंद होते हैं, जबकि सेमिलुनर वाल्व्स ये जो वेंट्रिकल हैं, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के समय खुलते हैं। और नॉर्मली क्या रहते हैं, सेमिलुनर वाल्व्स लॉक रहते हैं, कास्पिड वाल्व्स ओपन रहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहां जो प्योर ब्लड एंटर किया, जिसे हम लोग रेड एलो से दिखा रहे हैं, अब ये यहां जाने के बाद दो हिस्से में बढ़ता है, एक नीचे की तरफ आता है, एक ऊपर की तरफ। ये एओर्टिक आर्क कहलाता है। कैसे मिक्स होगा? नहीं मिक्स होता है ना, तभी हमारे में डबल सर्कुलेशन है। अब है डीऑक्सीजनेटेड होता क्या है, जब वो आगे की ओर बढ़ेगा और सेल्स एंड टिश्यूज तक जाएगा, तो सेल्स एंड टिश्यूज में वो ऑक्सीजन सप्लाई करके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लौटेगा। तो जब ये लौट रहा है तब ये वेन की शक्ल में होता है, और जब जा रहा होता है तब ये आर्टरी की शक्ल में होता है। पर आर्टरीज डायरेक्टली सप्लाई नहीं करते, वो और ब्रांचेस में टूटते हैं, मोर फाइनर ब्लड, क्या कहते हैं, आर्टेरियल ब्रांचेस में टूटते हैं, और वो कहलाते हैं कैपिलरीज, एक्चुअली आर्टेरियोल्स कहलाने चाहिए। तो वो आर्टेरियोल्स में टूटते हैं, और आर्टेरियोल्स फ्रेश ब्लड सप्लाई करते हैं टिश्यूज को। तो जिस तरह से वहां पे आर्टेरियोल्स हैं, वहां से लौटने वाला ब्लड कहलाता है, जिनसे आते हैं वो कहलाते हैं वेन्यूल्स। फिर वे जैसे आर्टरी ब्रांच करते करते आर्टेरियोल में टूटे, उसी तरह से वेन्यूल्स जुड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं, फाइनली वो जुड़कर वेन्स में कन्वर्ट कर। तो इस तरीके से जितने चौड़े एरिया से वो ब्लड लेकर जाता है, लगभग उतने ही चौड़े एरिया से होते हुए ब्लड वापस दे देता है, ताकि इनफ्लो और आउटफ्लो बैलेंस बना हुआ रहे, कहीं पे भी लॉक जैम ऑफ ब्लड ना हो। यहां तक आ गए? कॉर्डी टेंडेनी का फंक्शन समझे? इनका काम क्या है? ये कास्पिड वाल्व्स है, ट्राइकास्पिड हो चाहे बाइकास्पिड हो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने में ये प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो मदद करते हैं। अब यहां देखिएगा, इस वॉल पे आपको मसल्स मिलेंगे, और ये वॉल है वेंट्रिकल का। तो साफ पता चल रहा है, अगर आप वेंट्रिकल के वॉल मसल को देखें, वेंट्रिकल के वॉल मसल को देखें, और यहां आर्टरिया है, ये आर्टरिया का वॉल है, ये है आर्ट्रियल वॉल, ये है वेंट्रिकुलर वॉल। तो दोनों वॉल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा वेंट्रिकुलर वॉल इज मच थिकर देन द आर्ट्रियल वॉल। और उसका रीजन है कि आर्ट्रिया को सिर्फ एक ही काम करना है, ब्लड कलेक्ट करना, और अपने साथ एसोसिएटेड जो वेंट्रिकल्स हैं उन तक ब्लड को पंप कर देना। इसलिए इसे ज्यादा दूरी तक ब्लड को भेजने का जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए इसके वॉल, आर्ट्रिया के वॉल पतले होते हैं। लेकिन वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में या लंग्स तक ब्लड को पंप करना होता है, इसीलिए इसके वॉल पे मसल्स ज्यादा होते हैं। बिल्कुल होता है।
तो आर्ट्रिया से जो ब्लड निकलता है ज्यादा पावर के साथ, ज्यादा फोर्स के साथ, ज्यादा प्रेशर के साथ निकलता है। आई मीन वेंट्रिकल से, नॉट द आर्ट्रिया। आर्ट्रिया से जो ब्लड निकलता है उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, जो कि वेंट्रिकल से होता है। इसीलिए देखिएगा जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसमें दो प्रेशर आता है, एक हायर और एक लोअर, है ना। और इसको जब आप देखेंगे ईसीजी ग्राफ में, तो ग्राफ में भी आप पाएंगे आर्ट्रिया का जो पिक है, आर्ट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन का जो पिक है वो छोटा होता है और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का पिक काफी बड़ा होता है। तो ये बताता है कि मसल्स कितने स्ट्रांग है, कितने पावरफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा मसल होगा उतना ज्यादा उसमें ताकत होगी, उतना ही ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और उस कॉन्ट्रैक्शन के, है ना, क्वांटम को हम लोग मेजर करते हैं पिक से, जिसके लिए हम लोग ईसीजी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हार्ट का जो फंक्शन है उसको मॉनिटर करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो हार्ट के हैं या जो डेफिशिएंसीज हैं या जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, ईसीजी से ही डिसाइड हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। बाद में चल के उनके स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स होते हैं जिनसे आप फर्दर कंफर्म करते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन हम लोग को ईसीजी से मिल जाता है। और ये एक नॉन इन्वेसिव, यानी इसमें काट छाट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स ए नॉन इन्वेसिव प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसके डायग्राम पे और इनके डिफरेंट पार्ट्स में भी पूरा हुआ नहीं, कुछ पोर्शन रह गए, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। पॉज द वीडियो।